नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव का माहौल गर्मा गया है। भाजपा ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जिस जोर गर्मी के साथ उतरी है, उसकी वजह से विपक्ष में घबराहट हो गई है और सभी विपक्ष नेता, उनके सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पूरी वामपंथी मीडिया एक सुर में मोदी जी पर झूठे आरोप जोर जोर से कर रही है। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस प्रेमी व्लॉगर ध्रुव राठी ने एक वीडियो यूट्यूब पर प्रसारित किया है जिसका टाइटल है इज इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। उस वीडियो में किए गए झूठे आरोपों का पर्दाफाश करने वाला मेरा यह वीडियो है इंडिया हैज़ बिकम ए मैच्योर डेमोक्रेसी अंडर मोदी। दोस्तों, आप जानते ही हैं ध्रुव राठी जो एक यूट्यूब ब्लॉगर है, उनको अनेक सब्जेक्ट पर खुद को एक्सपर्ट समझने की आदत लगी है। एक दिन वो पोल्यूशन के एक्सपर्ट है, दूसरे दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट है, एक दिन वो हेल्थ एक्सपर्ट है तो दूसरे दिन मूवी का रिव्यू भी करते हैं, एक दिन फ्लाइंग कार के एक्सपर्ट है तो दूसरे दिन जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। उन्होंने यह मोदी जी को डिक्टेटर बताने वाला वीडियो हाल ही में यानी 22 फरवरी को प्रसारित किया है। दोस्तों, ध्रुव राठी इस वीडियो में खुद को इंडिपेंडेंट निष्पक्ष बताते हैं, मगर मैं उनको कांग्रेस का प्रचारक और मोदी विरोधी टूलकिट का पार्ट मानता हूँ। जिस बेशर्मी के साथ वो मोदी के कार्यकाल के गिने चुने सिलेक्टिव घटनाओं को दिखाकर मोदी जी को डिक्टेटर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह काम तो केवल एक पेड यानी प्रोफेशनल पैसे के लिए काम करने वाला आदमी ही कर सकता है। यह वीडियो उन्होंने पैसा लेकर बनाया है और इसको कांग्रेस और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पूरा दमखम लगाकर प्रसारित कर रहे हैं। यह सबूत साबित करने के लिए मैं उनके पुराने वीडियो के व्यूज़ और इस वीडियो के व्यूज़ दिखाता हूँ। उनका 3 महीने पहले 6 नवंबर का वीडियो कॉन्कॉर्डिया क्रूज मिस्ट्री, इसको 10 मिलियन व्यूज़ मिले थे। 4 फरवरी का उनका वीडियो बजट 2024 एनालिसिस को 4.8 मिलियन व्यूज़ मिले थे। 18 फरवरी का उनका द स्टूपिड मिस्टेक दैट डिस्ट्रॉयड पेटीएम को 7 मिलियन व्यूज़ मिले थे, मगर 22 फरवरी का इज़ इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप यह मोदी विरोधी वीडियो को सिर्फ 10 दिन में 19 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो दोस्तों, मोदी जी को डिक्टेटर बताने की नाजायज कोशिश करने वाला यह वीडियो कांग्रेस और विपक्षी दलों से पैसा लेकर ध्रुव राठी ने बनाया है और उसको कांग्रेस और विपक्षी दलों के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने जोर शोर से चलाया है। ये बात इधर स्पष्ट होती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में जिन मुद्दों को रखा गया है उसकी जांच करते हैं। इस वीडियो में ध्रुव राठी बहुत सारे आरोप करते हैं। मोदी ने मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म की, एमएलए का हॉर्स ट्रेडिंग किया, नए कानून बनाकर चुनी हुई सरकारों की पावर छीन ली, जांच एजेंसियों का हथियार के तौर पर उपयोग किया, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर विरोधी नेताओं को गिरफ्त में रखा, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर टीयर गैस, रबर बुलेट चलाई, अपनी फंडिंग छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग किया, चंडीगढ़ में अपोजिशन का कैंडिडेट ना जीते इसीलिए इलेक्शन का फ्रॉड भी किया। ऐसे अन्य आरोप लगाकर ध्रुव आपको डराते हैं कि भारत वन नेशन वन पार्टी बन रहा है, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी की इस लैंग्वेज को सुनते ही आपको समझ में आ जाता है कि ध्रुव कांग्रेस और विपक्षी दलों ने दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है
और यह आरोप राजनैतिक भाषा में किए गए आरोप है। अब समझेंगे ध्रुव ने जो फ्री और फेयर इलेक्शन की बात की है उसका सच क्या है। गए 10 वर्षों में जितने भी इलेक्शन अपने देश में हुई है उन सभी इलेक्शन में मतदाताओं को फ्री वातावरण में वोटिंग करने का चांस मिला है। कश्मीर से केरला तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सभी इलेक्शन फ्री और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुए हैं। ध्रुव राठी असम में 1 अप्रैल 2021 को हुई एक घटना को सिलेक्टिवली बता देते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी की कार से ईवीएम बरामद किया गया है। मगर उसी समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के रिलेटिव के घर में 5 अप्रैल 2021 को उलबेरिया उत्तर मतदार संघ में मिले ईवीएम मशीन का उल्लेख ध्रुव नहीं करते। इन दोनों घटनाओं में इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग करवाया था और दोषी व्यक्तियों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की थी। ये दोनों घटना सरासर निंदनीय है, मगर ध्रुव ने सिलेक्टिवली एक ही घटना को बताकर उससे मोदी को रिलेट करके मोदी जी को डिक्टेटर बनाना भी उतना ही निंदनीय है। इसके बाद ध्रुव का कहना है कि फेयर इलेक्शन होने के लिए अलग अलग पार्टियों को जीतने का पूरा चांस मिलता नहीं है। तो देखो दोस्तों, 2023 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम को देखें तो ध्रुव राठी का झूठ सरासर सामने आ जाता है। 2023 के चुनाव में मेघालय जैसे छोटे राज्य में मतदाताओं को अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने का पूरा स्वातंत्र्य मिला था। इसीलिए मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गारो नेशनल काउंसिल जैसे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और उसमें से कई पार्टी चुन के भी आई है और उधर सरकार का गठन हुआ है। यदि मोदी जी डिक्टेटर होते तो कोई भी छोटी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकते थे। तो ध्रुव राठी कांग्रेस और विपक्षी दलों की बात सुनकर अपना झूठा ज्ञान बांट रहे हैं, ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। भाजपा देश में वन नेशन वन पार्टी रूल लाना नहीं चाहती है, ये सत्य है। भाजपा छोटी पार्टियों को सपोर्ट भी करती है। दोस्तों, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल की मेयर की इलेक्शन में हुए गैर कानूनी हरकत तो पूरी तरह से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने इसका समर्थन कभी किया नहीं है। यह एक व्यक्ति ने या स्थानिक गुट ने की हुई गलती है। इसका संबंध डायरेक्ट मोदी जी से लगाना सरासर गलत है। पुणे के सासवड़ में हुई ईवीएम मशीन पार्ट की चोरी 2 क्रिमिनल ने की है, जिनको अरेस्ट करके उनसे चोरी की हुई मशीन पार्ट रिकवर भी की गई है। इस घटना को बताकर पूरे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। वैसे आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में पंचायत पोल में हुई बूथ कैप्चरिंग, चुनावी वायलेंस, आगजनी, मर्डर ऐसे बहुत निंदनीय व्यवहार की भी न्यूज़ अपने सामने आई है। तो क्या डिक्टेटरशिप का कोई भय तब भी ध्रुव के दिमाग में पैदा हुआ था? नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ भाजपा सत्ता में न होने से उधर ध्रुव की दृष्टि में डेमोक्रेसी सुरक्षित थी। अपने झूठे बयानों में ध्रुव आगे इलेक्शन बॉन्ड का जिक्र करते हैं। इसमें वो खुद बताते हैं कि इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी को फंड मिला है, मगर भाजपा को कुछ ज़्यादा फंड मिला तो उनकी दृष्टि से भाजपा और मोदी डिक्टेटर बन गए। वैसे यह बात भी समझना चाहिए कि जो पैसा कोई भी पार्टी को चेक से मिलता है उसका पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को उस पार्टी को देना ही पड़ता है, और ऐसा हिसाब भारतीय जनता पार्टी ने
इलेक्शन कमीशन को दिया है। ध्रुव आगे बताता है कि मोदी सरकार झूठे आरोपों में विरोधी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करती है। वैसे कोई भी नेता पर जब कोई केस दर्ज होती है तो बाकायदा उसकी जांच होती है। यदि कुछ सुराग हाथ में मिले तो ही उसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट होने के बाद में अपने जमानत के लिए वो नेता कोर्ट तक पहुंचते ही है और कई नेता तो अग्रिम जमानत के लिए अरेस्ट से पहले भी न्यायालय में जाते हैं। मगर कोर्ट जब जांच एजेंसियों ने प्रस्तुत किए सबूतों को देखती है तो उन नेताओं की जमानत नहीं होती है। यानी घोटालों का पुख्ता सबूत न्यायालय के सामने आता है, पेश होता है, तभी तो न्यायालय उन नेताओं की जमानत रोकती है। तो क्या दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो गई तो उसे डिक्टेटरशिप कहना सही है? दोस्तों आप ही सोच लो। हाँ, ये बात तो साफ है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की मुहिम चलाई गई है और वो मुहिम 100% आपके यानी देश के हित में है। यदि कांग्रेस और विपक्ष के नेतागण भ्रष्टाचार न करते थे तो यह कार्रवाई नहीं होती थी। ध्रुव राठी का अगला बड़ा क्लेम है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से डरते हैं। हालांकि यह क्लेम भी कांग्रेस के टूलकिट का मुद्दा है। वायर न्यूज़, कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता हमेशा इस सवाल को उठाते आए हैं। इनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक अनस्क्रिप्टेड सवाल जिसमें पूछे जा सकते हैं ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। ध्रुव इसके आगे बोलते हैं कि मोदी की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल सुनने की भी हिम्मत उनमें नहीं है। इसके आगे ध्रुव बोलते हैं मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोस्तों इसमें समझने वाली ये बात है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात अब पुरानी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जमाने में आवश्यक और ज़रूरी माध्यम होता था जब प्रधानमंत्री को देश की जनता से संपर्क के लिए अन्य कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उस जमाने में देश के बड़े पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उपयोग करके देश के राजनीति का एजेंडा सेट करते थे और वही एजेंडा वाले पत्रकार कोई देशभक्त नहीं रहते थे, मगर वो घमंडी और बहुतांश वामपंथी और बिकाऊ होते थे। तो सबका दुख एक ही है कि मोदी जी ने ये जो उनका एक स्पेशलिटी था उसको निकाल दिया है। मोदी जी ने अपने राजनीति के शुरुआत से ही राज्य की और देश की जनता के साथ सीधा संपर्क, सीधा डायलॉग करने पर भर दिया है। उनके ट्विटर अकाउंट को 9 करोड़ 60 लाख भारतीय फॉलो करते हैं। मोदी जी के यूट्यूब चैनल को 2 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। फेसबुक पर मोदी जी के 4 करोड़ 80 लाख फॉलोअर्स है और इंस्टाग्राम पर 8 करोड़ 27 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in भी बड़ी पॉपुलर है, जिसमें 34 कैटेगरी में मोदी जी हर विषय की, हर कार्य की जानकारी देते हैं। वो गए 10 साल से अपना मन की बात ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी जनता से उनका संपर्क है। उनका नमो ऐप ये मोबाइल ऐप भी है। तो दोस्तों इतनी बड़ी पहुंच वाले माध्यमों से मोदी जी अपने हर पल का हिसाब जनता को देते हैं। इससे और बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है? कुछ पत्रकारों का मीडिया हाउस चले इसलिए उनके तथ्यहीन सवालों का जवाब देना अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी प्रूव नहीं होती, मगर देशवासियों के लिए देश की राजनीति में 21 साल लगातार 24/7 काम करने से जरूर तैयार होती है और मोदी जी ने यह प्रूव करके बताया है। एक कांग्रेस के नेता जिनके पास अन्य कोई काम बचा नहीं है, वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
सिर्फ मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। तो क्या ध्रुव इसको अकाउंटेबिलिटी मानते हैं? जनता को तो यह राजनीति में बने रहने का उनका प्रयास दिखता है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी के सभी आरोप ऐसे ही कांग्रेसी टूलकिट के राजकीय आरोप है। कुछ तथ्यहीन आरोप लगाकर मोदी जी को डिक्टेटर बताना उनके लिए एक मजबूरी बन गई है। मगर आओ, मैं आपको कुछ अलग तथ्य बताता हूं जिससे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर नहीं है। पहला तथ्य यह है कि मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से गए 21 साल तक कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, सभी के कार्यकर्ता उनको अनाप शनाप गालियाँ देते आए हैं। आओ आप खुद ही देख लो ये लोगों ने क्या क्या गालियाँ दी है। मोदी को गाली देने में एक नाला के कीड़ा है, नीच किस्म का आदमी, वो डाकू है। मोदी को बदनाम करने में एक दुर्योधन, वो तस्कर है। मोदी के खिलाफ गाली गैंग। 2019 की सियासी महाभारत गालियों की चुनावी लीला तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा देश में किसी को नहीं रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि मोदी के खिलाफ गाली गैंग अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। कुछ अपशब्द तो ऐसे हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। पीएम मोदी को दी गई गालियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सभी गालियां आपको सुनाएंगे तो शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ पर नजर डालिए। नाली का कीड़ा, जल्लाद, औरंगजेब, मुंह पर थप्पड़, नामर्द, मसूद, ओसामा, दाऊद, ISI, आतंकवादी, नकारा बेटा, नशेड़ी, मानसिक बूढ़े, तानाशाह, हिटलर और मोस्ट स्टूपिड पीएम। प्रधानमंत्री उस तरह के भाषा का अपना रहे हैं। क्या यार तुम लोग, वो तो नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में किसने नाम आप जानते हो? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ लीजिए कि यदि मोदी जी डिक्टेटर होते थे तो ऐसी गालियाँ सुनकर भी चुप रहते थे क्या? और ध्रुव ने भी यह बताना चाहिए क्या ऐसी गालियाँ डिक्टेटर वाले देश चाइना, नॉर्थ कोरिया या रशिया में कोई विरोधी दल का नेता या कार्यकर्ता या देश का सामान्य नागरिक उस देश के प्रधानमंत्री को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो दूसरा तथ्य यह है कि गए 10 साल में मोदी जी के विरोध में देश में अनेक आंदोलन जानबूझकर चलाए गए। 2015 में उन्होंने लैंड रिफॉर्म एंड एक्विजिशन लॉ लाया तो उसका विरोध हुआ। उस विरोध को देखकर उन्होंने यह कानून वापस ले लिया। फिर उनको 2015 में ही अवार्ड वापसी गैंग ने एक मर्डर का कारण बताकर उनकी निंदा की, उनका विरोध किया। मोदी जी ने उस समय भी अपना संयम बनाए रखा। मोदी जी ने 2020 में 3 फार्म लॉज लाए तो दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया गया, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए। बहुत समझाने के बाद भी आंदोलक नहीं माने तो मोदी जी ने बड़ी मेहनत से खुद बनाए हुए उन फार्म लॉज को खुद खारिज कर दिया। उसी समय मोदी जी ने CAA कानून लाने की घोषणा की तो दिल्ली में शाहीन बाग में रास्ता रोककर बहुत दिन तक पेड़ आंदोलन चलाया गया। उस समय भी मोदी जी ने उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की। ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों जिसमें मोदी जी को उकसाने की, चैलेंज करने की सोची समझी चाल चली गई, मगर मोदी जी ने कहीं भी कभी भी कोई दमन नीति नहीं अपनाई, ना तो खुद आक्रामक हुए हैं। उन्होंने सभी आंदोलनों में उनकी जो समस्या है उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझ के लिया। तो यह बात तो पक्की हो गई दोस्तों कि मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी बन गया है। तो दोस्तों, आप ही सोच लो, एक तरफ देश को विकास की ओर लेके जाने वाला, विनम्रता से भरा हुआ, 24 घंटा देश सेवा में समर्पित करने वाला, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिसको सम्मान, सराहना, आदर और प्यार मिलता है, ऐसा नेता है। और दूसरी तरफ एक पैसे से बिका हुआ,
खुद की समझ से बाहर की बातें करने वाला घमंडी युवा है। ध्रुव जैसे देश विरोधी तत्वों का जवाब हम सब ने अपना कीमती वोट मोदी जी को देकर ही देना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।